हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि उपमहाद्वीप क्या है। भारतीय उपमहाद्वीप देखो, महाद्वीप तो हो गया है जैसे कि एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया। जैसे अपना देश भारत जो है कौन सा महाद्वीप में है? एशिया में। ठीक है। उपमहाद्वीप का मतलब हो गया महाद्वीप का ही एक भाग। ठीक है। देखो, भारतीय उपमहाद्वीप कौन सा महाद्वीप का भाग है? तो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश आते हैं यहाँ पर देख लो। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। चलो देख लेते हैं। देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में एक तो ये पाकिस्तान आ जाएगा। पाकिस्तान, ये नेपाल आ जाएगा, भूटान, बांग्लादेश, और ये श्रीलंका, और ये अपना भारत। ठीक है, ये सब कहाँ आएंगे? भारतीय उपमहाद्वीप में। भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है ये। फिर इसमें एक चीज देखो, ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है तीन तरफ से सागर से घिरा हुआ दिखेगा। एक तो इधर हो गया दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक है। इधर बंगाल की खाड़ी है पूरब में, और पश्चिम में कौन सा है? अरब सागर। फिर एक चीज और देखोगे कि हिमालय पर्वत आपको इस तरह से मिल जाएगा। मान लो ये हिमालय पर्वत है। फिर आपको इधर कीर्थर और सुलेमान पहाड़ियां मिल रहा है। ठीक है। ये इसकी प्राकृतिक जो है सीमा है, भारत की प्राकृतिक सीमा भारतीय उपमहाद्वीप के। चलो देख लो इसको। भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप का है, हिस्सा है। एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन क्या है कि इस हिस्से के जो भौगोलिक रूप से इस हिस्से को देखें तो बाकी एशिया से क्या है कि हिमालय पर्वत और समुद्र द्वारा अलग है। मैंने अभी देखा है समुद्र द्वारा और हिमालय पर्वत द्वारा किस तरह से अलग है। ठीक है, देख लो फिर से। बल्कि इस तरफ देखो हिमालय पर्वत, इधर ये हिमालय पर्वत है, और इधर सुलेमान और गिरधर पहाड़ियां घेरा हुआ है। और इस तरफ तो जो है सागर जो है इसको घेरे हुए है। ठीक है, तीन तरफ से इस तरह से। ठीक है, वही बात बोल रहा है कि इसका यह भौगोलिक रूप से बाकी एशिया से हिमालय और समुद्र द्वारा अलग है। दूसरी बात क्या है, इसका जो अपना एक अलग भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। भौगोलिक महत्व तो हमने देख ही लिया कि इधर इसमें क्या बोलते हैं, हिमालय पर्वत से घिरा होना, समुद्र से घिरा होना। जो सांस्कृतिक महत्व को अगर हम देखें तो यहाँ बहुत सारी भाषाएं, त्योहार और धर्म है। बहुत सारी, देखिए एक कहावत सुने होंगे कि एक कोस पर पानी बदल जाता है और तीन कोस पर भाषा बदल जाता है। भारत में इतनी विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है। ठीक है। ऐतिहासिक महत्व अगर देखें यहाँ की, तो यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन आप देखोगे, हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में। ये देखो, ये वाला क्षेत्र है जहाँ पर क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको दिखेगा। ठीक है। और क्या बोल रहा है, यहाँ जलवायु, नदियां, मैदान, पठार, रेगिस्तान ईटीसी की इतनी विविधता है कि यह जो है खुद एक छोटा महाद्वीप जैसा लगता है। कहने का मतलब ये है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है यहाँ की जलवायु में बहुत सारी विविधता है। ठीक है। नदियों में भी विविधता है। कुछ नदियां, अलग अलग तरह की नदियां हैं यहाँ पर। ठीक है। मैदानी और पठारी प्रदेश भी यहाँ पर, रेगिस्तान भी यहाँ पर मिल जाएंगे। मैंने कहने का मतलब ये है कि इन सब बातों को लेकर के इतनी विविधता है कि ऐसा लगता है कि ये खुद एक महाद्वीप है। यानी कि महाद्वीपों वाली गुण जो है, महाद्वीपों वाली महत्व जो है, वो भारतीय उपमहाद्वीप लेके बैठा हुआ है। लेकिन क्योंकि इसका आकार उतनी बड़ी नहीं है कि उसको महाद्वीप बोल दे, इसलिए हम क्या कह देते हैं, इसको
उपमहाद्वीप। तो आप उपमहाद्वीप समझ गए, यानी बस खाली इतना याद रखो ना सिर्फ कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल होंगे। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किताब को अब हम पढ़ेंगे। देखो, बोल रहा है कि लोग सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोगों ने सदैव यानी हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां, रेगिस्तान, नदियां और समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी हुआ करती थी। ठीक है, पर्वत मतलब पर्वत समझ लो कि बहुत तीखे ढाल वाला होता है, बहुत ऊंचा होता है, तीखे ढाल वाला होता है। ठीक है, ये पहाड़ियां जो होती है वो छोटे छोटे होती हैं, बहुत तीखा ढाल नहीं होता है, बहुत ऊंचा भी नहीं होता और तीखा ढाल भी नहीं होता है। ठीक है, रेगिस्तान, रेगिस्तान तो समझ रहे हो, बालू वाला जो क्षेत्र रहता है। इन सब वजहों से क्या है कि यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी यह यात्रा जो है उनके लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं क्या करती थी, दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त क्या है कि व्यापारी जो हुआ करते थे वो काफिले में, तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। धार्मिक गुरु जो हुआ करते थे, धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थान को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। इन्हीं बातों को अब हम नोट्स में देखते हैं। क्या है नोट्स में, क्या है कि लोग यात्रा क्यों करते थे। तो यात्रा क्यों करते थे इसका क्या 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 हमने देखा बुक में, कि काम के तलाश में, काम के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। दूसरा था प्राकृतिक आपदा के वजह से, जैसे कि मान लो ये जंगल है, ठीक है, यहाँ पर जंगल में यहाँ पर रह रहे हैं लोग, ठीक है, एक दिन काफी हवा चला तो पेड़ आपस में टकराए और यहाँ पर आग लग गई जंगल में, तो क्या करेंगे ये लोग, यहाँ से भागेंगे, दूसरी ओर जाएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। बाढ़ और सूखा जैसे जो प्राकृतिक आपदा हो गया, बाढ़ अगर कहीं आ जाए, नदी किनारे लोग बसे हुए हैं और बाढ़ आ जाए तो वहां से लोग को भागना पड़ेगा ना, ऊंचे स्थान पर जाना पड़ेगा। सूखा हो जाए तो ऐसे क्षेत्र में फिर जाना पड़ेगा जहाँ पानी हो। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा के कारण भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। सेनाएं क्यों जाती थी, तो दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए। मान लो कि ये जो है एक राजा का गढ़ है और उसका ये क्षेत्र है, एक राजा का गढ़ ये है और उसका ये क्षेत्र है, इसने इस पर हमला करके इसकी जमीन को जीत लिया, इस तरह से करते थे। ठीक है, फिर क्या है, व्यापारी, व्यापारी क्यों यात्रा करते थे, तो मूल्यवान, अपने जो मूल्यवान वस्तुएं हैं उनको जहाजों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। ठीक है, जैसे एक देख लो यहाँ पर, इसको हम देखेंगे बाद में। यहाँ पर मान लो कि क्या किया व्यापारी, क्या किया कि अपना सब चीज खरीद खरीद के लाया अलग अलग क्षेत्र से। ठीक है, और अपना जहाज में भर के चीजों को श्रीलंका भेज दिया बेचने के लिए, इधर म्यांमार भेज दिया, इधर इंडोनेशिया भेज दिया। ठीक है, जहाजों से, ये हमने देख लिया। फिर क्या है, हमने देखा कि जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे वो एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक शिक्षा और सलाह देते हुए जाते थे। मान लो कि ये हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत से धार्मिक गुरु निकले और गांव गांव गए, तो जिन लोगों से मिले उन लोगों को बताया कि कैसे जीवन जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह की चीजें। कुछ लोग क्या है, नए और रोचक स्थानों को खोजने के लिए भी निकला करते थे, यात्रा किया करते थे। ये हमने समझ लिया। हाँ, एक लाइन हमारा यहाँ आया था, वो था कि इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। बिल्कुल मिलता है। आप एक जगह मान लो आप यहाँ रह रहे हो झारखंड बिहार में, आप तमिलनाडु में जाओगे तो उनके विचार को जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे
ना। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे मेघालय वगैरह में, तो वहाँ के लोगों का विचार अलग मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से बोल रहे हैं कि एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला यात्रा करने से। अब क्या है, उप महाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए। हम लोग भारतीय उप महाद्वीप से तो में तो लोग यात्रा करते ही थे, लेकिन उप महाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस भी गए। ठीक है, और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। जैसे आपने मुगल का नाम सुना है। मुगल, ये मुगल लोग क्या है, भारत में दूसरे जगह से आए और हमारे यहाँ बस भी गए। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है वो समृद्ध हुआ। कैसे हुआ, देखते हैं। सांस्कृतिक परंपरा का मतलब समझ लो कि जो हमारी जो जीवन शैली है, हमारे जो रीति रिवाज है, वो सब हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। क्या बोलता है, किसी समाज या देश में लोग जो आदतें, रीति रिवाज, त्योहार, भाषा, खान पान, पहनावा, कला, संगीत, सोचने का तरीका पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं उसे, वही हमारा सांस्कृतिक परंपरा है। तो हमारी सांस्कृतिक परंपरा में हमारी भाषा, खान पान, ये सब सब आ जाएगा। कला संगीत वगैरह आ जाएगा, स्थापत्य वगैरह आ जाएगा। तो इनको आखिर जो बाहर के लोग भारत में आए, बस गए या आए और चले भी गए, तो इससे हमारे कैसे हमारी सांस्कृतिक परंपरा प्रभावित हुआ, ये हम देख लेते हैं। देखो, तो अब हम देखते हैं कि बाहर से जो लोग आए हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में, उन्होंने किस तरह से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को प्रभावित किया। हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में जो भी चीज आते हैं आपने देख लिया। जैसे यूनान, बाहर से आने वाले लोग कहाँ से आए और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को कैसे समृद्ध किया, ये हम देखते हैं। जैसे यूनानी लोग जब भारत आए, यूनानी मतलब ग्रीक लोग, कहाँ से आए थे, यूनान देश से आए थे, यानी ग्रीस देश से आए थे। इनकी भूमिका किस चीज में मिलेगी, गंधार कला में। गंधार कला जो है वो भारतीय, ये जो गांधार कला है वो भारतीय, यूनान और रोमन कला का मिश्रण है। ठीक है, तीनों का मिश्रण है। तो देखोगे कि यूनानियों का गांधार कला में इनका योगदान मिलेगा। ठीक है, या ये गांधार कला में ना गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी। ठीक है, तो इनका भूमिका इन्होंने देखो कि हमारी कला को, मैंने जो यहाँ लिखा था, कला को किस तरह से समृद्ध किया। अरब और तुर्क लोग जो आए, कहाँ से आए थे, तो ये आए थे पश्चिम एशिया से, पश्चिम एशिया से आए। ठीक है, इन्होंने इस्लाम धर्म को लाया। ठीक है, और क्या किया, तो गुंबद और मेहराब वाले जो स्थापत्य को लाया, स्ट्रक्चर को लाया। ठीक है, कैसे, देखो गुंबद नहीं, देखो मस्जिदों में इस तरह से रहता है बना हुआ, गुंबद रहता है इस तरह से ऊपर में बना हुआ। ठीक है, तो फिर मेहराब मतलब आर्क हो गया, आर्क। जैसे कि आप देखे होंगे इस तरह के स्ट्रक्चर। ठीक है, या इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह के करके मस्जिदों में इस तरह के बहुत सारे मिलेगा। आप सर्च करोगे गूगल पर तो मिल जाएगा। आर्क, आर्क इस तरह से होता है ना, वो कई तरह के बनाए जाते थे। ठीक है, ये दरवाजों वगैरह में मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने दिया। फिर मुगल जब आए, ये कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, इनकी जो भूमिका क्या मिलेगी, कि यहाँ जो भारत में उर्दू भाषा है, तो उर्दू भाषा मुगलों ने नहीं दिया है, लेकिन क्या उर्दू भाषा भारतीय भाषा ही है। हुआ क्या कि मुगल जब आया था अपने साथ जो भी भाषा लेके आया, अरबी फारसी, उस समय क्या था कि भारत में भारत की जो भाषाएं थी, जैसे मान लो कि खड़ी बोली और अरबी फारसी, ये दोनों मिल करके सब मिलते जुलते क्या है, उर्दू भाषा का विकास हुआ है भारत में ही। ठीक है, तो इनकी भूमिका भी आपको देखने को मिल गया। हमने अथी देखा था कि भाषा भी क्या है, हमारी सांस्कृतिक परंपरा, तो ये समृद्ध हुआ। फिर देखोगे ताजमहल जैसे इन्होंने स्ट्रक्चर इमारतें दी, कबाब और बिरयानी जैसे खान पान इन्होंने दिया। ठीक है, फिर अंग्रेज लोग जो हमारे यहाँ आए यूरोप महाद्वीप से, वो हमें रेलवे
और अंग्रेजी भाषा भी हमें दिया। ठीक है, तो ये बात होती है कि जब बाहर से जो लोग आए तो हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को क्या है, समृद्ध किया, इसी तरह सब बोलते हैं। जैसे हम अब कोट पैंट पहनते तो हमारा थोड़ी है, वो तो दूसरे देश से आया है, अंग्रेजों ने लाया। देखो यहाँ पर लिखा है आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो, यह मानचित्र एक ऊपर में पहाड़ियां, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाएं बनाती। प्राकृतिक सीमाएं कहने का मतलब यह है कि हम लोगों ने, मानव ने नहीं सीमाएं बनाए हैं, किसने बनाए हैं, प्रकृति ने बनाए, ईश्वर ने बनाए हैं। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इसकी प्राकृतिक सीमाएं बनाती हैं, मैंने दिखाया था। देखो ये पहाड़ पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, कुछ सिलेमान और किरथर पहाड़ियां हो गई, तीनों तरफ से समुद्र हो गया, इधर देखो समुद्र हो गया। ठीक है, इसकी प्राकृतिक सीमा निर्माण करते हैं। ठीक है, हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना जो है आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन जिन्होंने चाहा पार करने के लिए, जिन्होंने चाहा वैसा वो कर सके, पार कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। ठीक है, उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। ठीक है, ये मैंने अभी आपको समझा दिया है। लोगों की इस आवागमन ने हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं थी को समृद्ध किया। ठीक है, हमारी जो सांस्कृतिक परंपराओं को क्या किया, समृद्ध किया, ये हमने आपको बता दिया अभी। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। ठीक है, अच्छा देखो ना, इसको एक सिंपल सा समझ लो, जैसे कि अभी इडली वगैरह खाते हो, इडली खाते, इडली डोसा सांभर ये सब खाते हो, ये क्या है, दक्षिण भारत में बनता था, ये हमारे यहाँ भी आ गया है। ठीक है, उत्तर भारत में भी आपको मिलेगा। मोमोज देखोगे, मोमोज, ठीक है, वो क्या है, वो शायद तिब्बती, तिब्बत का वो भोजन है, लेकिन हमारे देश में भी अब आ गया है। ठीक है, अच्छा एक टॉपिक ये भी है, इसको बहुत विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ के निकलो इसको। देश के नाम, अब हम क्या बोल रहा है, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया या भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला है, इंडिया शब्द किससे निकला है, इंडस से, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु। अपने एटलस, एटलस जो मैप वाला जो बुक होता ना, जिसमें बहुत सारे मैप होते बने हुए, वही एटलस बोल रहा है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस, सिंधु जो नदी है उसको हिंदोस अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को, भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। देखो ईरानी, ईरानी और यूनानी जो इधर से आए थे भारत में, ठीक है, तो इधर से जो आए ये लोग, तो क्या हुआ कि जो सिंधु नदी है, ये जो आपका सिंधु नदी है, सिंधु नदी के पूर्व के जो क्षेत्र है, पूरब ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, पूरब के क्षेत्र को उन्होंने हिंदोस कहा। वही बातें लिखी हुई है। वही बातें हिंदोस अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को क्या कहा, इंडिया कहा था। सिंधु नदी को बोला था, सिंधु को बोला था हिंदोस और इंदोस, और इस जो सिंधु नदी है उसके जो पूर्व में क्षेत्र है, उस भूमि को, क्या प्रदेश को क्या बोला था, इंडिया। ठीक है, फिर जो भारत, भारत की बात आते हैं, भारत नाम का जो प्रयोग है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में जो है एक लोगों का एक समूह रहता था जिसको नाम था भारत। इस समूह का उल्लेख कहाँ मिलेगा, संस्कृत की आरंभिक कृति, कौन, ऋग्वेद। संस्कृति की जो आरंभिक कृति है वह है ऋग्वेद, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। इसमें आपको जो है इस समूह का जिक्र मिल जाएगा। तो भारत नाम का जो प्रयोग है वो इस समूह के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में इस शब्द का प्रयोग जो है पूरे देश के लिए करने लगे हम लोग। ठीक है,
अब हम देखते हैं हेडिंग क्या एक क्या है, अतीत एक या अनेक। ठीक है, देखो, क्या तुमने इस पुस्तक की शीर्षक हमारे अतीत, इस पुस्तक का जो शीर्षक है हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग-अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत का के अलग-अलग मायने थे। ठीक है, उदाहरण के लिए पशुपालकों, कृषकों का जीवन जो है राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। जैसा कि आज भी हम देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग अलग-अलग व्यवहारों एवं रीति-रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप जो है कि जो अधिकांश लोग हैं वो अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल-फूल को संग्रह कर द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। नोट्स में देखो, अतीत एक या अनेक। देखो, पुस्तक का जो शीर्षक है वो क्या है, हमारे अतीत। यहाँ पर जो अतीत शब्द है वो एक वचन में नहीं है, बहुवचन में। एक वचन कहने का मतलब है कि एक समूह की बात किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन बहुवचन कहने का मतलब ये है कि एक समूह की बात नहीं की जा रही है, एक से अधिक समूह की बात की जा रही है। जैसे बहुवचन क्यों यूज किया गया, क्योंकि अलग अलग जो समूह है, अलग अलग समूह जो है के लोगों के लिए अतीत का अलग अलग मायने हैं। देखो, अलग अलग समूह कौन है, एक तो ये शासक का समूह, एक हो गया व्यापारियों का समूह, पशुपालकों और कृषकों का समूह, शिल्पकारों का समूह। ये सारे अलग अलग समूह हैं। कि जब आपको शासकों के अतीत के बारे में जानना हो तो शासकों के बारे में आप क्या क्या जानकारी हासिल करोगे। एक तो ये कि शासक जो है वो, उसकी सेनाएं कितनी बड़ी थी, सेना उसकी कितनी बड़ी थी, ये वो शासन किस तरह से करता था, उसका मतलब कितने क्षेत्र में इसका कब्जा था, कब से कब इसने शासन किया, कौन कौन से इसने युद्ध लड़े, कौन सा युद्ध जीता और हारा, क्या इसने सिक्के चलाए रखे थे, क्या इसके इस शासक के अपने कोई सिक्के होते थे। ठीक है, ये सब हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। वहीं जब व्यापारी के बात आएगा तो सेम चीज हम जानकारी हासिल नहीं करेंगे, बल्कि व्यापारी के हम देखेंगे कि व्यापारी जो है किन किन देशों में ये जो है व्यापार करता था। फिर देखेंगे किन किन वस्तुओं का व्यापार करता था। ठीक है, उस समय मुद्रा से व्यापार करता था या वस्तु से व्यापार करता था। नहीं होता ना कि मुद्रा दे करके वस्तु खरीदना, एक होगा मुद्रा वस्तु दे करके वस्तु खरीदना, किस तरह से व्यापार करता था ये सब देखेंगे, किन किन देशों में व्यापार करता था। फिर पशुपालक और कृषक के जब हम देखेंगे तो पशुपालकों के जीवन के बारे में हम जानेंगे, कृषकों के बारे में अलग जीवन के बारे में जानेंगे। जैसे कि कृषक जो है कौन कौन से कौन कौन से अनाज उपजाता था, जैसे जौ, गेहूं, धान, ये सब। ठीक है, और फिर है कि किसान जो है वो हल का यूज करता था या नहीं करता था, लकड़ी के हल का यूज करता था या लोहे का फाल वाला हल यूज करता था। ये सब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शिल्पकार के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, किस तरह के शिल्पों का निर्माण करता था। मतलब देखेंगे कि क्या ये जो कांसे का मूर्ति किस तरह का बनाया करता था, कांसा लाता कहाँ से था, ये सब हम तो देख रहे हो। सबका जीवन अलग अलग है, सबका अतीत जब हम देखेंगे तो अलग अलग मिलेगा। इसलिए बोल रहा है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत का अलग अलग मायने था। इसलिए हमने क्या है, हमारे अतीत में जो अतीत शब्द है वो बहुवचन में यूज किया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक दूसरे के भिन्न जीवन से बहुत भिन्न, मतलब इन सब का जीवन जो है एक दूसरे के जीवन से बहुत भिन्न था। फिर आते हैं शासक। ये बात समझने लायक है कि जो शासक होते थे ना वो अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। ठीक है, मान लो कि यहाँ शासक गया या इस यहाँ लड़ा इससे और लड़के यहाँ जीत लिया।
ठीक है। तो ये क्या करेगा कि एक पत्थर पर जो है लिखवा दिया इसको कि हमने इस राजा को हराया था, ठीक है, और बहुत कुछ। काहे के लिए? ताकि लोग देखेंगे उसको तो अपने शासक पर ज्यादा विश्वास करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि पत्थर पर लिखवा देगा तो ये पत्थर वाला टूट फूट थोड़ी होना है, ये कोई क्या बोलते हैं, नष्ट थोड़ी ना होना है। आज नहीं तो कल हमें मिल जाएगा। जब हमें मिल जाएगा तो हम क्या क्या पता कर सकते हैं, तो उनके द्वारा, शासकों के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं कि कौन से शासक से लड़ा था, कब लड़ा था, ये सब हमें मिल जाएगा जानकारी। लेकिन जब बात आती है आम लोगों की, आम लोग में कौन, जैसे कि शिकारी हो गए, मछुआरे, संग्राहक हो गए, जो जो फल फूल वगैरह संग्रह करते हैं, कृषक हो गए, खेती करने वाले, पशुपालक हो गए, अपने कार्यों का लेखा जोखा ये सब नहीं रखते थे। ठीक है, ये लोग जो है अपने, आम लोग जो होते थे, अपने जो भी करते थे दिन प्रतिदिन का जो काम, उसको लिख करके नहीं रखते थे, इन्हें जरूरत ही नहीं थी। ठीक है। तब प्रॉब्लम आती है कि जिसने लिख के रखा उसके बारे में तो जानना हमारे लिए आसान है, लेकिन जिसने लिख करके रखा ही नहीं, उसके बारे में हम जानकारी कैसे हासिल करेंगे? तब बात आती है पुरातत्व की। क्या चीज की? पुरातत्व की। यानी पुरातत्व के माध्यम से हम ये इनके जीवन के बारे में जान सकते हैं। किनके जीवन के बारे में? शिकारी, संग्राहक, कृषक, पशुपालकों के जीवन के बारे में जान सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कुछ जानना शेष रह जाएगा, क्योंकि सब चीज नहीं जान सकते हैं पुरातत्व से। जैसे देखो, पुरातत्व में जो भी ये लोग यूज करते थे वो हमें मिल जाता है। जैसे मान लो कि जो शिकारी है, ये समझ लेते हैं इसको, कि मान लो कोई शिकारी है, तो पुरातत्व के माध्यम से हम कैसे जान सकते हैं? जैसे मान लो हमें क्या है कि हथियारों का प्रमाण मिला, हथियार के रूप में, हथियार मिला हमें प्रमाण के रूप में। जैसे मान लो कि पत्थर के जो है कुल्हाड़ी मिल गया हमें, ठीक है, तीर का नोक मिल गया हमें, तीर मिला है इस तरह से जिसमें पत्थर का नोक लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे हम क्या पता लगा लेंगे? इससे हम पता लगा लेंगे कि जो शिकारी हुआ करते थे, वो शिकार करने के लिए तीर धनुष का यूज किया करते थे, कुल्हाड़ी का यूज करते थे, पत्थर के कुल्हाड़ी की यूज करते थे, या हड्डी या इन चीजों से बने हुए कुल्हाड़ी का यूज करते थे, या लोहे के कुल्हाड़ी का यूज कर रहे थे, किस चीज का यूज कर रहे थे, ठीक है। फिर जैसे कि हमें जानना हो कृषक के बारे में, तो हमें मान लो कि प्रमाण के रूप में क्या मिला है कि हल से जुता हुआ खेत प्रमाण के रूप में मिला है। आगे देखेंगे तो इससे हम पता लगा लेंगे कि जो कृषक हुआ करते थे वो खेतों को जोता करते थे, ठीक है। या हल मिल गया, हल सपोज करो मिल गया, तो उससे हम पता लगा लेंगे कि किस तरह का हल का यूज करते हैं। इसी तरह से पशुपालकों, संग्राहकों के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो पुरातत्व के माध्यम से, यानी जिन चीजों को इन लोगों ने, आम जन लोगों ने यूज करके छोड़ दिया है, अपने पीछे छोड़ दिया है, वो हमें मिलते हैं, उसी से हम पता लगा लेते हैं इनके जीवन के बारे में, ठीक है। ठीक है, अब कल से अगला चैप्टर देखेंगे।